नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक और रोमांचक सफर में, जहां हम साथ मिलकर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन योद्धाओं के बारे में जिनके नाम से ही धरती कांपती थी, जिनके जहाज 7 समंदर पार करते थे। जी हां, आज हम बात करेंगे वाइकिंग योद्धाओं और राजाओं की, उनकी वीरता की, उनकी क्रूरता की और उनके अद्भुत साहस की। यह कहानियां हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने अपनी हिम्मत और ताकत से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। रागनार लोथब्रोक, ब्jorn आयरनसाइड, ईवर द बोनलेस, हारल्ड हार्ड्राडा, रोलो, लीफ एरिक्सन, एरिक दी रेड। ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता जाग उठती है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर वाइकिंग्स की दुनिया में, जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच और एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वाइकिंग योद्धाओं की कहानी शुरू होती है एक ऐसे नाम से जिसके बारे में इतिहासकार आज तक एकमत नहीं हो पाए हैं। रागनार लोथब्रोक। क्या वो सचमुच एक महान योद्धा थे या फिर सिर्फ कहानियों का एक किरदार? कहानियां बताती हैं रागनार की वीरता की, उनके नेतृत्व की, जिसने वाइकिंग्स को इंग्लैंड और फ्रांस तक पहुंचाया। कहा जाता है कि उन्हें नॉर्थम्ब्रिया के राजा एला ने जहरीले सांपों से भरे एक गड्ढे में फेंकवा दिया था। लेकिन रागनार की असली पहचान चाहे जो भी रही हो, उनकी कहानी वाइकिंग्स के लिए प्रेरणा बन गई। उनके बेटे ब्jorn आयरनसाइड, ईवर दी बोनलेस, सिगर्ड स्नेक इन द आई और उब्बे सभी महान योद्धा बने और उन्होंने अपने पिता की कहानियों को जिंदा रखा। रागनार की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सच्चाई कहानियों से भी ज्यादा रोमांचक होती है और कभी कभी कहानियां ही हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। तो क्या रागनार लोथब्रोक एक सच्चे योद्धा थे? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। रागनार लोथब्रोक के बेटे ब्jorn आयरनसाइड ने भी अपने पिता की तरह ही वीरता का परिचय दिया। कहा जाता है कि युद्ध में उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत था, जिस कारण उन्हें आयरनसाइड कहा जाता था। ब्jorn ने अपने जहाजों के साथ भूमध्य सागर को भी नहीं बख्शा। इटली और उत्तरी अफ्रीका तक उनके आक्रमणों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि उन्होंने इटली के शहर लूना पर कब्जा करने के लिए एक अनोखी चाल चली। उन्होंने दुश्मनों को यह यकीन दिला दिया कि वो मर चुके हैं और अपने लिए ईसाई रिवाजों से दफनाने की इजाजत मांगी। जब उन्हें शहर के अंदर दाखिल कराया गया तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे शहर को लूट लिया। ब्jorn आयरनसाइड सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। कहते हैं कि वो स्वीडन के पहले राजा बने और उनके वंशजों ने हाउस ONF मुंसो की स्थापना की, जो कि स्वीडन के सबसे पुराने शाही खानदानों में से एक है। ब्jorn की कहानी हमें बताती है कि सच्ची वीरता सिर्फ ताकत में ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी में भी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रागनार लोथब्रोक के एक और बेटे की, जिसका नाम था ईवर दी बोनलेस। ईवर अपने भाइयों से बिल्कुल अलग था। उसका शरीर कमजोर था। कहते हैं कि उसकी हड्डियां भी मजबूत नहीं थीं। लेकिन जहां शारीरिक ताकत की कमी थी, वहां ईवर ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कमी को पूरा किया। ईवर को इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूर और निर्दयी वाइकिंग नेताओं में से एक माना जाता है। उसने ग्रेट हीथन आर्मी का नेतृत्व किया और इंग्लैंड पर कहर बरपा दिया। कहते हैं कि उसने नॉर्थम्ब्रिया के राजा एला को एक दर्दनाक मौत दी, जिसे ब्लड ईगल कहा जाता है। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि क्या ब्लड ईगल वास्तव में दिया गया था या फिर यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवर एक बेहद शक्तिशाली और डरावना योद्धा था। ईवर ने यॉर्क, जॉर्विक में वाइकिंग शासन की स्थापना की और इंग्लैंड में एक ताकतवर शासक बना। उसे आज भी इंग्लैंड के इतिहास में सबसे ज्यादा डरावने वाइकिंग नेताओं में से एक माना जाता है। ईवर की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी बुद्धिमानी और चतुराई शारीरिक ताकत से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। चैप्टर 4, हारल्ड हार्ड्राडा, वाइकिंग युग का अंतिम योद्धा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं वाइकिंग युग के अंतिम महान योद्धा की ओर, जिसका नाम था हारल्ड हार्ड्राडा। हारल्ड का जन्म 1015 ईस्वी में नॉर्वे में हुआ था। वो एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। हारल्ड ने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की और कई युद्धों में हिस्सा लिया। वो बाइजेंटाइन साम्राज्य की सेना में भी शामिल हुए और कॉन्स्टेंटिनोपल की रक्षा की।
हारल्ड एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक चतुर रणनीतिकार भी थे। 1066 ईस्वी में हारल्ड ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। उनका इरादा इंग्लैंड की गद्दी पर कब्जा करने का था। हालांकि स्टैमफोर्ड ब्रिज के युद्ध में उनकी हार हुई और उनकी मौत हो गई। हारल्ड की मौत के साथ ही वाइकिंग युग का अंत माना जाता है। हारल्ड हार्ड्राडा एक बहादुर योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और एक दूरदर्शी शासक थे। उनकी मौत वाइकिंग इतिहास में एक युग का अंत थी। चैप्टर 5, रोलो वाइकिंग योद्धा से नॉर्मैंडी का ड्यूक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वाइकिंग योद्धाओं ने सिर्फ लूटपाट और तबाही ही नहीं मचाई, बल्कि कुछ ने तो अपने लिए नए राज्य भी स्थापित किए। ऐसे ही एक योद्धा थे रोलो, जिन्हें इतिहास में नॉर्मैंडी के पहले ड्यूक के रूप में जाना जाता है। रोलो का असली नाम रॉल्फ था। वो एक वाइकिंग सरदार थे और उन्होंने अपनी सेना के साथ फ्रांस के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। रोलो और उनकी सेना ने पेरिस को भी कई बार घेरा। 911 ईस्वी में रोलो ने फ्रांस के राजा चार्ल्स द सिंपल के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत रोलो ने ईसाई धर्म अपना लिया और राजा चार्ल्स के वफादार बन गए। बदले में राजा चार्ल्स ने रोलो को नॉर्मैंडी का इलाका दे दिया। रोलो ने नॉर्मैंडी में अपना शासन स्थापित किया और वाइकिंग परंपराओं और फ्रांसीसी संस्कृति का मिश्रण किया। उनके वंशजों ने आगे चलकर इंग्लैंड पर भी राज किया। रोलो की कहानी हमें बताती है कि वाइकिंग योद्धा सिर्फ क्रूर और निर्दयी ही नहीं थे, बल्कि उनमें चतुराई और राजनैतिक समझ भी थी। चैप्टर 6, लीफ एरिक्सन, अमेरिका खोजने वाला वाइकिंग नाविक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस से लगभग 500 साल पहले ही एक वाइकिंग नाविक अमेरिका पहुंच गया था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं लीफ एरिक्सन की, जो कि एरिक द रेड के बेटे थे। लीफ एरिक्सन एक बहादुर नाविक और खोज करता थे। वो अपने पिता की तरह ही नए नए इलाकों की खोज करना चाहते थे। कहते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास लीफ ने एक अभियान का नेतृत्व किया और उत्तरी अमेरिका पहुंच गए। लीफ और उनके साथियों ने इस नए जमीन का नाम विनलैंड रखा, क्योंकि वहां उन्हें अंगूर के बेल मिले थे। माना जाता है कि विनलैंड वर्तमान कनाडा का न्यूफाउंडलैंड था। लीफ और उनके साथियों ने वहां कुछ समय तक डेरा डाला और फिर वापस ग्रीनलैंड लौट आए। लीफ एरिक्सन की यह यात्रा वाइकिंग्स की साहसिकता और उनकी समुद्री यात्रा कौशल का एक उदाहरण है। हालांकि विनलैंड में वाइकिंग बस्तियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं, लेकिन लीफ एरिक्सन का नाम इतिहास में हमेशा अमेरिका खोजने वाले पहले यूरोपीय के रूप में दर्ज रहेगा। चैप्टर 7, एरिक द रेड, ग्रीनलैंड के संस्थापक। दोस्तों, अब मिलवाते हैं आपको लीफ एरिक्सन के पिता एरिक द रेड से। एरिक द रेड एक शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव के वाइकिंग सरदार थे। उनके लाल बालों और गुस्सैल मिजाज के कारण उन्हें एरिक द रेड कहा जाता था। कहते हैं कि एरिक को नॉर्वे से हत्या के जुर्म में निकाल दिया गया था। इसके बाद वो आइसलैंड चले गए, लेकिन वहां भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने और भी हत्याएं की। नतीजतन उन्हें आइसलैंड से भी निकाल दिया गया। एरिक ने हार नहीं मानी और अपने साथियों के साथ एक नए जमीन की तलाश में निकल पड़े। 985 ईस्वी में उन्होंने ग्रीनलैंड की खोज की और वहां एक बस्ती बसाई। ग्रीनलैंड का नाम भी एरिक ने ही रखा था। एरिक ने ग्रीनलैंड में 2 मुख्य वाइकिंग बस्तियों की स्थापना की, जो लगभग 500 सालों तक कायम रही। एरिक द रेड एक बहादुर खोजकर्ता और एक जिद्दी इंसान थे। उनकी खोज ने वाइकिंग्स के लिए नए रास्ते खोले और उन्हें उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक मजबूत स्थिति दिलाई। वाइकिंग गाथा, साहस, वीरता और अन्वेषण की अमर कहानी। तो दोस्तों, ये थी कुछ चुनिंदा वाइकिंग योद्धाओं और राजाओं की कहानियां। उनकी वीरता, क्रूरता, साहस और अन्वेषण की प्यास हमें आज भी हैरान करती है। वाइकिंग युग भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए